हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज के अंदर हम दो पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक तो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले, यानी कि किसी भी इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना सीखते हैं, और दूसरा हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना। लेकिन इस साल 2023 वाले कोर्स के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो डिलीटेड है, तो इसलिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस साल वाले कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और जो इससे पीछे की एक्सरसाइज थी 4.2, उसमें हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, और अब हम सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं अभी लिख के बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, यानी कि a की वैल्यू यहां कितनी हो गई है 2, b की वैल्यू हो गई है -7, c की वैल्यू है 3। अब यहां लगा दीजिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको पहले लर्न कर लीजिए अच्छे से, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले से सोल्व करने के लिए आपको सबसे जो बड़ी डिमांड है वो है b² माइनस 4ac की। b² माइनस 4ac, ये वाली वैल्यू। इस b² माइनस 4ac की वैल्यू को हम जो है वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा। और इस b² माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस b² माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस b² माइनस 4ac का मतलब होता है d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और ये अगली एक्सरसाइज में इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा कि b² माइनस 4ac पॉजिटिव आए तो क्या आंसर आता है, नेगेटिव आए तो क्या आंसर आता है, इक्वल टू 0 आए तो क्या आंसर आता है। बट ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस बी, देखो ये फॉर्मूले का माइनस। अब बी की वैल्यू देखो तो कितनी है -7 प्लस माइनस b² यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस के 7 हो गए। यहां से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 49 माइनस 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24 अपॉन 4, 7 प्लस माइनस, यहां से आपका आंसर बच गया 49 माइनस 24, 25 बच गया। 25 का जो रूट निकालोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। 49 माइनस 24 कितने होते हैं? 25 बचेंगे। 25 का रूट निकालोगे तो 5 बचेंगे। ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, जिसका क्या मीनिंग है? जिसका मीनिंग है कि दो बार आंसर निकालने पड़ेंगे। एक बार यहाँ प्लस ले लीजिए, एक बार यहाँ माइनस ले लीजिए। 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 4 कितना होता है? 3 होता है। 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 4, या फिर x इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास आंसर जो है वो बन रहे हैं। एक आंसर आपके पास ये बन रहा है, एक आंसर आपका। ये है मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक और सोल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, b की जगह यहाँ पर bx, x ये रहा, x की जगह x है, b की जगह कौन है 1, तो 1। c इक्वल टू वैल्यू कितनी है -4। अब आप यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू 1, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, माइनस का 1 प्लस माइनस, यहां से आपके पास क्या आंसर आता है 1 का स्क्वायर यानी 1
माइनस का प्लस, 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 16 टू जा 32, किसका? प्लस का, अपॉन 4, -1 प्लस माइनस, 32 एंड 1 33। ये आपका आंसर है फाइनल बस। लेकिन दोनों को डिस्टिंग्विश कर दीजिए, तो एक तो हो जाएगा प्लस वाला, -1 प्लस का √33, और दूसरा हो जाएगा आपके पास -1 माइनस का √33। ये इस तरीके से आपके पास आंसर हो जाएंगे। अगर कोई इसे आगे लिखेगा तो √33 -1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो √33 +1 हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आपका आंसर राइट है। ये आंसर भी आपका राइट ही है। पार्ट 3, दिस वन, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3। अब इस बार मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैं पहले से ही अगर b² - 4ac निकाल के रख लूं, पहले से ही एडवांस में वर्क कंप्लीट रखूं कि मैं b² - 4ac को पहले से निकाल लूं, तो b² का मतलब 4√3 स्क्वायर माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 4√3 को 4√3 से इंटू करने पर क्या आता है? 4√3 को 4√3 से, देखो रेशनल को रेशनल से और इरेशनल को इरेशनल से, √3 इंटू √3 3, तो आंसर हो जाएगा 48। इसका आंसर आ रहा है 48। यहाँ कितना हो गया? 4 4 63 जा 48। अगर मैं चाहूं तो पहले से b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर मैं लगा सकता हूं फॉर्मूला, और चाहूं तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में लगाया। आप जैसा उचित लगे आपको, ये अच्छा लग रहा हो तो ये कर लें पहले से, माइनस b की वैल्यू 4√3, b² - 4ac इसकी वैल्यू निकाल के रख रखी है मैंने, b² - 4ac की वैल्यू है 0, पहले से निकाल के रख ली मैंने। अब पिछले क्वेश्चनों में क्या किया था, ये निकाल के नहीं रखी थी, यहीं पे निकाली थी। अब की बार पहले निकाल के रख ली, यहाँ सीधा वैल्यू रख दिया, अपॉन 2a, a की वैल्यू 4, माइनस का 4√3, अब देखो प्लस माइनस 0, तो 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा, यहाँ √0 मतलब 0 ही बच गया ही, तो अपॉन में क्या बचा आपके पास? अब कोई कहेगा कि एक बार तो सर +0 ले लीजिए, ठीक है, और एक बार सर आप -0 ले लीजिए। अगर कोई कहता है ऐसा, तो प्रॉब्लम क्या है? ले लो, आपकी इच्छा है, माइनस का 4√3 अपॉन 8, माइनस का 4√3 अपॉन 8, आंसर तो वही आएगा। देखिए जब जब भी ये b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाती है यहाँ पर, तो दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आते हैं, इसे कहते हैं टू इक्वल रियल रूट्स। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हर हालत में दोनों आंसर इक्वल ही आते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 1 है, c की वैल्यू कितनी है? 4 है। अगर मैं पहले से ही b² - 4ac को निकालना चाहूं तो क्या आएगा? निकाल के देख लेते हैं, b² - 4 इंटू a इंटू सी, 1 माइनस 4 4 4 16, 16 2 32, ठीक है। देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, b² - 4ac, b का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 4ac, 4 इंटू a इंटू सी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 4 16, 16 2 32, तो माइनस के 32, यहाँ पर क्या आंसर आया? माइनस का 31 आया। अब देखो, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 क्यों? क्योंकि नेगेटिव है ना, -31 आ गया, -31 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 0 यानी नेगेटिव। और अगर ऐसा कभी हो तो उसके रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के हम रियल रूट्स फाइंड नहीं करते हैं। यानी इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, नो रियल रूट्स अवेलेबल, नो रियल
रूट्स अवेलेबल। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमें क्या पता, हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम तो सीधा ही फॉर्मूला लगा देते। तो लगा दो। जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे तो ये -31 कहां पहुंचेगा, यहां। और रूट में कभी माइनस का 31 नहीं आएगा, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं आएगी। अगर रूट में माइनस की वैल्यू आती है तो उसे हम इमेजनरी रूट्स कहते हैं। आपने अगर कभी यहां माइनस आ गया आपके रूट के अंदर, रूट में माइनस आने का मतलब है कि इसके रियल रूट्स अवेलेबल नहीं है, इसके इमेजनरी रूट्स आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इस बारे में 11th में अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। अभी तो आपके पास इतना ही है कि रियल रूट्स नहीं है इस क्वेश्चन के। क्यों? क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर मैं इसे नहीं फाइंड करता और सीधे इसमें रख देता तो यहां जाके माइनस का 31 आ जाता, और फिर आगे ये सोल्व ही नहीं करना था कुछ भी, यहाँ ये नहीं करना होता है। फिर अगर रूट में माइनस का 31 आ जाता तो मुझे ये कुछ नहीं करना होता है, बल्कि मुझे तो सिर्फ लिख देना था नो रियल रूट्स अवेलेबल। नेक्स्ट, x माइनस 1/x = 3। स्टार्ट करते हैं। देखो दो फ्रैक्शंस है, x के अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ 1 है, और ये वाला 1/x है, ऐसा है। अगर x के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। अगर दो फ्रैक्शंस कंटिन्यू हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो इसका मतलब है कि आपको एलसीएम लेकर सोल्व करना है। ओके, एलसीएम कितना आएगा, 1 और x का एलसीएम कितना आएगा, x। 1 का डिवाइड x में लगाओगे x टाइम जाएगा, x को मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर आएगा, x का डिवाइड x में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1 आएगा। इक्वेशंस का जब क्वेश्चन होता है तो यहाँ इम्प्लाइज टू लगा देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। इसके यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे, 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटू 1 से एज इट इज 3 का इंटू एक्स से। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दो। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर ये 3x वाले, और फिर ये वाले इक्वल टू में 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 1 4, कितना आ गया, 13। अब आपको इसका, अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस वैल्यू 4ac की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, यानी कि रियल रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स अवेलेबल। रियल रूट्स अवेलेबल। कैसे निकलते हैं, वही जो पहले आपको बताया था। माइनस का बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कितना आया आपके, 13। ए का आंसर 1, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। अब इसके दोनों आंसर्स को सेपरेट भी कर दीजिए आप। चलिए सेपरेट कर देते हैं। एक हो गया आपके पास 3 प्लस √13 अपॉन 2, दूसरा हो गया आपके पास 3 माइनस का 13 √13 अपॉन 2। यही आपके पास फाइनल आंसर्स है। नेक्स्ट, यहां फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, उधर भी फ्रैक्शन है। ठीक है, जब दो फ्रैक्शन की भी सब्ट्रैक्शन हो तो एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है और इसे एज इट इज लिखना पड़ता है। एलसीएम कितना आ गया, एक तो आ गया x+4, एक आ गया x-7। x+4 का डिवाइड इसमें लगा दीजिए, इस x+4 का डिनोमिनेटर का डिवाइड इसमें लगा दीजिए, लगा दिया, ये तो कट गया तो बच गया x-7, आंसर आ गया। इस x-7 के आंसर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से इंटू करने पर आंसर आपके पास x-7 ही आएगा।
इस x माइनस 7 का डिवाइड इसमें लगा दीजिए, लगा दिया तो ये कट जाएंगे, बचेगा कौन, x प्लस 4। एक्स प्लस 4 को 1 से इंटू करोगे तो x प्लस 4। अगर आप यहाँ ब्रैकेट बनाना भूल जाएंगे और सीधा बिना ब्रैकेट के x प्लस 4 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है, टू टर्म्स, और बाइनोमियल टर्म है तो ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। ये इंप्लाइज टू का साइन। अब इसको खोल दीजिए, x माइनस 7 माइनस का x और माइनस प्लस माइनस, माइनस का इंटू प्लस से होगा तो माइनस, जिसे आप साइन चेंज होना कहते हैं। x प्लस 4 को मल्टीप्लाई, यहाँ तो सीधे प्लस माइनस है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है, दो ब्रैकेट कंटिन्यू मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो x का x से एक्स स्क्वायर, x का माइनस 7 से माइनस 7x प्लस के 4x और माइनस के 28। ये कट गए x, माइनस के 11 बच गए। यहां से क्या क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, माइनस 7x प्लस 4x यानी कि माइनस के कितने बच गए 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 बन जाए, 11 कट गए आपस में, 1 बार कट गया, देखो ये 1 बार, ये 1 बार, ठीक है। तो क्या बचा, अब देखो यहां बचा माइनस का 1/x² माइनस 3x माइनस 28, यहां बचा 1/30 और ये सिंगल फ्रैक्शन है और इधर भी सिंगल फ्रैक्शन। जब कभी इक्वल के दोनों ही तरफ सिंगल फ्रैक्शन हो, अकेली फ्रैक्शन, देखो यहाँ अकेले फ्रैक्शन नहीं था, एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन दो थी, बट यहाँ सिंगल फ्रैक्शन, जब सिंगल फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। x² माइनस 3x माइनस 28 का 1 से इंटू करोगे तो एज इट इज, और इस माइनस 1 को 30 से करोगे इस इक्वल की इधर। अब आप ट्रांसपोज करके जनरल फॉर्म बना लीजिए, देखो x² एज इट इज है माइनस 3x और माइनस 28 प्लस 30 है ना, माइनस के 28 ये प्लस के 30, तो आंसर क्या बना आपका, x² माइनस 3x, यहां से 30 में से माइनस के 28 गए तो प्लस के 2 बचेंगे। अब इसका आपको करना है, यहां से इतना करने के बाद अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस के 3, c इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, मैंने इस बार निकाल के नहीं रखा पिछली बार की जैसे, ठीक है, ये b² तो यहीं पे निकाल देता हूं, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a माइनस माइनस प्लस के 9 प्लस माइनस, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आने वाला आपका, -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस के 4 टू जा 8, ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1 यानी कि 1 आंसर आने वाला आपका, ठीक है। -3 इंटू -3 9 होता है और माइनस के 8, 9 माइनस 8 1, तो यहाँ पर आपका 1 आंसर आने वाला है, तो ये 1 अपॉन 2 1 जा, ये फाइनल आंसर है। लेकिन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आप दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। देखो पहला आंसर हो गया 9 प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा आंसर हो गया 9 माइनस 1 अपॉन 2, इसका आंसर हो गया 10 अपॉन 2 यानी कि 5, इसका आंसर हो गया 9 में से 8 गया तो सॉरी 9 में से 1 गया तो 8, 8 अपॉन 2 4, ये आपके पास आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को अच्छे से। रूल क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का, वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रूल होता है, सबसे पहले एक बार तो पूरा पूरा पढ़ दीजिए। ओके, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। ओके, पढ़ दिया। इससे क्या मिला, इससे ये पता चला कि रहमान के बारे में क्वेश्चन है कि उसकी 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, दोनों का रेसिप्रोकल करूं तो उनका सम 1/3 आएगा। अब वापस स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स
यानी मुझे रेसिप्रोकल करके उसका सम करना है, लेकिन रेसिप्रोकल करूं किसका? रहमान की एज का। लेकिन कौन सी वाली एज का? आज की एज का या पीछे 3 साल पहले की एज का या 5 साल बाद की? लिखा है सब किसका? 3 years ago, 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल करो। 5 years from now, आज से 5 साल बाद कितनी एज होगी उसका रेसिप्रोकल करो, और फिर दोनों का सम 1/3 आएगा। देखो मुझे पता है कि फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। स्टार्ट करते हैं कि बात किसकी चल रही है? रहमान की। फाइंड क्या करना है? उसकी प्रेजेंट एज। आज की डेट में रहमान की एज क्या है वो पता करना है, ठीक है। आज की डेट में रहमान की एज क्या है? तो मैंने लिखा लेट रहमान प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। आज की डेट में x साल का है। अब बताओ कि 3 years ago, 3 साल पहले कितने का था? अरे भाई जो आदमी आज x का है तो 3 साल पहले कितने का होगा? -3 कर दीजिए, 3 कम कर दीजिए। यानी कि रहमान 3 years ago का मतलब हो गया आज x का है तो 3 साल पहले वो x - 3 का था। 5 years from now, आज के 5 साल बाद कितने का होगा? आज कितने का है? x का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा? x + 5 का होगा। ओके, अब क्या करना है? अब कह रहा है 3 साल पहले वाली एज का रेसिप्रोकल कर दो और उसका सम कर दो। किसके साथ सम कर दो? 5 साल बाद वाली के रेसिप्रोकल कर दो। 3 साल पहले वाली एज का रेसिप्रोकल अपॉन कर दो, 5 साल बाद वाली एज का रेसिप्रोकल और उन दोनों का सम जो है वो 1/3 गिवन है। ये हुआ आपका क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन ये हुआ। अब इसके बाद जो है आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और वीडियो अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का मतलब होता है कि आप एलसीएम लेकर उसको सोल्व करेंगे, एडिशन करेंगे। फिर एलसीएम क्या आ रहा है? एक x - 3 आ गया, एक x + 5 आ गया। x - 3 का डिवाइड, डिनोमिनेटर का हमेशा इसमें डिवाइड लगाया जाता है। x - 3 का डिवाइड लगाया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 5। जो बचेगा x + 5 उसको न्यूमरेटर से इंटू कर दीजिए, तो x + 5 आंसर। x + 5 का डिवाइड लगा दीजिए, इसमें लगा दिया तो ये कैंसिल आउट। बचा कौन? x - 3। x - 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। और ये इक्वल का क्वेश्चन है इक्वेशन का, तो यहाँ पे आप इम्प्लाइज टू लगा दें। अब क्या करना है? देखो प्लस का साइन है, इन सबको खोल दीजिए। x + 5 + x - 3, x + 5 + x - 3। यहाँ दोनों ब्रैकेट कंटिन्यू मतलब मल्टीप्लाई होंगी। x का मल्टीप्लाई x से, x का मल्टीप्लाई 5 से, 3 का मल्टीप्लाई x से, और -3 का मल्टीप्लाई 5 से। x और x 2x हो गए, +5 - 3 प्लस के 2 बच गए, x स्क्वायर +5 - 3 यानी कि प्लस के 2 बच गए, माइनस के 15, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये भी सिंगल फ्रैक्शन है और ये भी सिंगल फ्रैक्शन है। अगर दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई 1 से होगा, डिनोमिनेटर वाले का, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम ही आता है। अब इनका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इससे, 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस का 2x और ये 6x जब ट्रांसपोज होके आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x - 6x यानी माइनस के 4x, -15 और ये माइनस के 6 तो माइनस के 21 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कल मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो आप कल वाले मेथड से सोल्व कर दो जिसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे, या फिर जो आज सिखाया है मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला उससे कर दीजिए। जो आपको पसंद हो आप उससे कीजिए। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में कहीं लिखा नहीं होता है कि आपको इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर आप एक सम, देखो आपको मैंने कल बताया था कि मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ रफ में लिखता हूं सम प्रोडक्ट। सम में क्या लाना है? -4। प्रोडक्ट में क्या लाना है? यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है और यहाँ -21 है, -21 × 1 यानी -21।
21 के ऐसे दो फैक्टर सर्च आउट कीजिए कि उनका प्लस माइनस करने से ये आवे, इंटू करने से ये आवे। मिल गया मुझे 7 3 जा 21, -7 + 3, -7 में से +3 जाएगा तो -4 बचेगा, -7 इंटू प्लस का 3, -7 इंटू 3 माइनस का 21। ये मेरा रफ वर्क हो गया। अब देखो इस वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यहाँ ला के रख दीजिए, -4x की जगह अब आप क्या लाएंगे, माइनस का 7x प्लस का 3x और ये माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बाकी बच गया x माइनस इस x का डिवाइड यहाँ लगाएंगे तो 7, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 7 जा 21। दोनों ब्रैकेट सेम है यानी कि x माइनस 7 कॉमन निकाल दीजिए, तो पीछे यहां बच गया x, यहां बच गया 3। अब आप इसको सोल्व करेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0 को, x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 को। यहां आंसर आपके पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू 7, यहां आंसर क्या आ रहा है, -3। अब जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें यहां जाके वापस देखना होता है कि x किसको सपोज किया था, ठीक है, वापस देखना होता है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। यहां -3 आया, जबकि एज कभी भी माइनस नहीं हो सकती। एक्स किसको माना, रहमान की एज को, ये माइनस हो सकती है क्या, नहीं। रहमान की एज माइनस कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। प्रेजेंट एज माइनस में कैसे होगी, नहीं। तो ये वाला तो हो गया रिजेक्ट। अब बच गया x इक्वल टू 7, जो आपके पास आंसर बन गया। रहमान्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स। रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x, यानी कि 7 ईयर्स। ये आपके पास आंसर आ रहा है। आई होप कि कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। ये आपके पास आंसर्स बन रहे हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में मिला के टोटल 30 मार्क्स आए हैं। देखो, शेफाली के मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों मिला के 30 मार्क्स आए हैं। अब अगर मैं कहूं कि मैथ्स में मान लीजिए x आया, तो इसका मतलब इंग्लिश में कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिला के 30 आए, अगर मान लो मैं लेट x कर दूं मैथ्स में, तो इसका मतलब इंग्लिश में कितना बच गया, इंग्लिश में बच गया आपके पास 30 माइनस x। तो ये देखिए, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहां लिखता हूं लेट मार्क्स इन मैथ्स x, देन मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x, तो इंग्लिश में 30 माइनस x। अब आगे पढ़ो कि अब क्या कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आ जाते, अभी मैथ्स में कितने हैं, x है, अगर 2 और आ जाते, और इंग्लिश में यहां कह रहा है 3 मार्क्स लेस, और इंग्लिश में अगर 3 कम हो जाते, जितने हैं उससे 30 माइनस x है ना, उससे 3 और कम हो जाते अगर, तो उनका प्रोडक्ट 210 हो जाता, तो फिर दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 210 हो जाता। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आ जावे, मैथ्स में अगर पहले आए कितने हैं, x आए हैं, लेकिन अगर 2 ज्यादा आ जाए यानी इतने आ जाए, और इंग्लिश में जितने आए हैं उससे अगर 3 कम आ जाए, ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 210 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। क्या दे रखी है, मैथ्स में जितने आए हैं उसमें अगर 2 और आ जाए, इंग्लिश में जितने आए हैं उसमें से अगर 3 कम आ जाते, तो फिर दोनों का मल्टीप्लाई 210 हो जाता। अब इसको सोल्व कर दीजिए, x प्लस 2, 30 माइनस 3 कितने होते हैं, 27। दो ब्रैकेट कंटिन्यू है यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 27 से, x को x से, प्लस 2 को इससे
27 से, प्लस 2 को माइनस से, माइनस एक्स से, और इक्वेशन के क्वेश्चन है तो यहाँ इम्प्लाइज टू लगा दीजिए। माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के 2x और प्लस के 27x। देखो एक्स स्क्वायर तो एक ही है, लेकिन x वाले यहाँ भी है 27x और यहाँ भी है -2x, तो 27x माइनस 2x तो 25x। किसकी? प्लस की या माइनस की? जिसकी ज्यादा है प्लस की। अब क्या क्या बचा? अब आपके पास बचा देखो यहाँ प्लस का 54 और माइनस का 210 और उधर कुछ नहीं बचा, 0 कर देता हूं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और माइनस में कितने आ गए? माइनस का आ गया 176, नहीं 156 आ गया, माइनस के बच गए 156 और इक्वल टू 0। अब देखो जो हाईएस्ट पावर है ना डिग्री 2 है, उसके साथ यहाँ माइनस साइन नहीं चाहिए था, उसको रिमूव करना है, यानी कि इस पूरे को माइनस से इंटू कर दूंगा तो इसका प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। इसका माइनस हटाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को माइनस से इंटू किया है ना, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो सारे साइन चेंज। अब ये जो इक्वेशन आई है इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, एक्स का आंसर है ना, मैथ्स के मार्क्स चाहिए और इंग्लिश के चाहिए। अब इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। देखो पहली बात, ये इक्वेशन कौन सी है? डिग्री 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के दो तरीके सिखा चुका हूं, एक तो मैं सिखा चुका हूं फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मैं सिखा चुका हूं वो क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों में से यहाँ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। देखिए आपको यहाँ मैंने सिखाया है कि एक सम लिख लेता हूँ, एक प्रोडक्ट। सम में आपको माइनस के 25 चाहिए और प्रोडक्ट में आपको यहाँ का 1 इंटू 156 यानी कि 156। 156 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड कीजिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से तो -25 आए और इंटू करने से 156 आए। मैंने कहा था आपको अगर ये आंसर नहीं मिले तो आप 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। कर दिया, ये 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये आंसर है। यानी अब मेरे को जो लाना था, क्या लाना था? -25 और 156 है ना, -25। तो जो मुझे लाना है डेफिनेटली वो आंसर इनमें से कहीं छुपा हुआ बैठा है, आपको उसे ढूंढ कर बाहर निकालना है। अभी ढूंढ लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर मैं 12 को एक तरफ कर दूं और 13 अकेला बचा उसे एक तरफ कर दूं तो 13 प्लस 12, तो 13 प्लस 12 कितने हो गए? 25। लेकिन तब होंगे ना जब दोनों ही माइनस के होंगे। देखो ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, तो माइनस के 25 होंगे, और दोनों माइनस के होने की वजह से उनका मल्टीप्लाई जो है वो प्लस का 156 हो जाएगा। ओके करते हैं। यहाँ आएगा माइनस का 12 माइनस का 13, तब ये माइनस के 25 होंगे। यहाँ आएगा माइनस का 12 इंटू माइनस का 13, ये आपका रफ वर्क हो गया। यहाँ लाके वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x, देखो -12x एंड -13x माइनस के 25x, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 156। ये फर्स्ट नंबर सेम रहता है, लास्ट सेम रहता है, इसकी जगह कौन नंबर आ जाता है? यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाता है। अब इन दो में कॉमन ढूंढो, इन दो में कॉमन ढूंढो। यहाँ कॉमन है x, तो x माइनस 12 आंसर। यहाँ कॉमन है 13 माइनस का, तो माइनस का लेने की वजह से क्या होगा, यहाँ साइन चेंज हो गया। 13 का डिवाइड इसमें लगाओगे तो 12 बार जाएगा। 13 कॉमन का मतलब क्या होता है? इसको भी डिवाइड कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, उसको कितनी बार कर रहा है? 12 बार कर रहा है। दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, यानी आपका वर्क बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब इसको ब्रैकेट को कॉमन निकाल दीजिए। जब ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा आपके पास x, यहां से भी ब्रैकेट कॉमन गया तो बच्चा माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी एक आंसर तो 12 आ गया और एक आंसर 13 आ गया। अब ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। कौन सी वाली हो गई कंफ्यूजन की बात, देख लेते हैं। चलिए कंफ्यूजन की बात को देखते हैं। अगर x का आंसर 12 है तो अगर x का यानी कि मैथ्स का है ना, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स x इक्वल टू 12, देन तो ऐसी कंडीशन में इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे? मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में आएंगे 30 माइनस एक्स,
ठीक है, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 12, यानी कि आंसर कितने हो गए 18। अगर मैथ्स में 12 आएंगे तो इंग्लिश में 18 आएंगे, ठीक है। बट एक्स के अगर 13 आए, दोनों है ना, यहाँ दोनों पॉजिटिव आए हैं इस बार। अगर एक्स में 13 यानी कि मार्क्स इन मैथ्स एक्स इक्वल टू 13, अगर मैथ्स के अंदर उसके 13 आए तो फिर इंग्लिश में कितने आएंगे? इंग्लिश में आएंगे 30 माइनस एक्स, एक्स 17 मार्क्स। अब बात ये चल रही है कि अगर मैथ्स में 12 आए तो इंग्लिश में 18 आएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे। आपको टोटल 30 ही करना था, दोनों के टोटल। लेकिन अगर मैथ्स में 13 आए तो फिर इंग्लिश में 17 हो जाएंगे, दोनों की टोटल फिर से कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर डबल केस बन रहे हैं कि ये मार्क्स भी हो सकते हैं, वो मार्क्स भी हो सकते हैं। अगर मैथ्स के अंदर 12 आए तो इंग्लिश में 18 आएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे। अगर मैथ्स के अंदर 13 आए तो इंग्लिश में 17 आएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे। और ये दोनों ही केस में आपके जो आंसर्स है, यानी कि जो 30 मैच खाना चाहिए था, वो दोनों टाइप से आपके 30 मैच करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन ही सोल्व किए हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। थैंक्स अगेन।